डियर स्टूडेंट्स, आज आपको जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जेनेटिक्स का वेटेज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। इससे आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड है। 10 तक भी इसका रेंज जा सकता है, यानी 5 से 10 क्वेश्चन पे अगर कमांड करना है आपको 90 क्वेश्चन में, तो इस पे आपको पूरी तरह ध्यान से देखना है। तो मैं आपको इसका दोनों अप्रोच अभी बताने जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव अप्रोच भी और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो सबसे पहले जेनेटिक्स पे आते हैं। ये जेनेटिक्स है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल ब्रांच है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल ब्रांच है बायोलॉजी का, ठीक है, फंडामेंटल ब्रांच, यानी कि ये एक फंडामेंटल ब्रांच है। यानी फंडामेंटल ब्रांच का मतलब होता है कि बिल्कुल बेसिक ब्रांच, यानी कि जेनेटिक्स की वैल्यू बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। जैसे कोई अगर सेल को डिफाइन करता है तो सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ठीक है, एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ या लिविंग बीइंग्स। उसी तरह जेनेटिक्स में जो हम लोग स्टडी करेंगे आगे जाके, वो तो स्टडी करेंगे जीन का। देखिए यहां से कट गया, जेनेटिक्स यानी कि जीन का टिक्स, ठीक है, जीन का टिक्स। जैसे अगर आप फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ते होंगे, फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट। तो लाइट जब आप पढ़ेंगे ना, तो जानते हैं लाइट के ब्रांच का क्या नाम है? ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टोटिक्स। यानी ऑप्टो यानी ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व कहां होता है? आई में, और आई में ऑप्टिक नर्व होता है। और लाइट का प्रेजेंस या एब्सेंस, उसका सेंसेशन, उसका एहसास आपको कौन दिलाता है? आंख। और आंख में नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। इसलिए लाइट के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। उसी तरह से जीन के स्टडी को जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स का अगर मॉडर्न डिफिनीशन देना हो, मॉडर्न डिफिनीशन, बिल्कुल मॉडर्न डिफिनीशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स इज दी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन, ठीक है, एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटी। यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स इज दी, ठीक है, क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स इज दी फंडामेंटल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज दी फंडामेंटल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता रहा था कि जेनेटिक्स जो है इसका मॉडर्न डिफिनीशन दे रहा था। मॉडर्न डिफिनीशन का मतलब हुआ कि जीन पे फोकस करते हुए जो इसको डिफिनीशन दिया गया है। यानी कि जेनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटी। ओके, तो इसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे? जीन का। जीन के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि जीन का स्ट्रक्चर, जीन का फंक्शन, ठीक है, जीन का चेंज होना, म्यूटेशन, ठीक है, जीन का क्रॉस होना, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। जीन कहां पे होता है, जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर कैसी होती है, जीन म्यूटेट कैसे करता है, यही सब पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक है, स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ जीन, ऑर्डर ऑफ जीन, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीन टर्म दिया किसने है। फिर ये पढ़ेंगे जीन का म्यूटेशन क्या होता है, जीन का क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जीन लिंक कैसे होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कौन सा जीन किस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन सा जीन के डिफेक्ट होने से, कौन से जीन के बिल्कुल डिफेक्टिव होने से कौन सा डिजीज होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। बट वो जिस ब्रांच में पढ़ेंगे, दैट ब्रांच इज नोन एज मॉडर्न जेनेटिक्स। दैट ब्रांच इज नोन एज मॉडर्न जेनेटिक्स। अब अगर मॉडर्न जेनेटिक्स हमने बोल दिया, इसका मतलब जेनेटिक्स का एक और ब्रांच होता होगा में, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स। जैसे आप गाने में सुनते होंगे कि मॉडर्न सॉन्ग, ठीक है, मॉडर्न गाने और क्लासिकल सॉन्ग। तो आपको अगर वर्डिंग समझ में आनी है, वर्ड का मीनिंग समझ में आनी है, तो क्लासिकल सॉन्ग लोग पसंद करते हैं।
और हिप हॉप या मान लीजिए शोरगुल वाले जो गाने होते हैं वो मॉडर्न में होते हैं। तो ठीक वही बात है, आप मॉडर्न जेनेटिक्स में सारे कुछ पढ़ेंगे, एबनॉर्मलिटीज, नॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, बच्चे में एबनॉर्मलिटी, ठीक है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सब कुछ पढ़ेंगे आप इसी में। लेकिन क्लासिकल जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल जेनेटिक्स में दो वर्ड हम लोग मेनली देखते हैं। देखिए, ये जीन का अगर स्टडी करेंगे तो ये हो गया मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, ये मॉडर्न जेनेटिक्स की बात हो जाएगी। और अगर हम जेनेटिक्स में इसमें अगर हम दो चीजें पढ़ें, एक हम लिख रहे हैं आपको हेरिडिटी, ठीक है, और एक पढ़ रहे हैं वेरिएशन। एक क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन, ठीक है, एक है हेरिडिटी, एक है वेरिएशन। यानी कि क्लासिकल जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें दो ही पॉइंट का स्टडी करते हैं, चाहे जितना डिटेल चले जाए। एक पॉइंट है हेरिडिटी, दूसरा पॉइंट है वेरिएशन। ओके, हेरिडिटी का मतलब क्या है ये समझिए मोटा मोटी। हेरिडिटी का मतलब है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग में मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का हमने नाम लिया, उसको मैंने खड़ा किया, उसको मैंने पूछा कि ये बताओ आपके घर में आपको देख के आपके पेरेंट्स से जब मतलब मॉर्फोलॉजिकली मैच किया जाता है तो क्या बोला जाता है? उसने बोला कि सर सब लोग बोलते हैं कि मेरा नाक मेरी मम्मी से मिलता है, ठीक है, मेरा नाक मेरी मम्मी से मिलता है, मेरे बिहेवियर मेरे पापा से मिलता है, मेरी लंबाई मेरे दादाजी से मिलता है, ठीक है, और मेरे चलने का जो स्टाइल है मेरे मतलब दादी से मिलता है। ये बात अगर किसी ने बोला, इसका मतलब क्या है कि पापा का कुछ कैरेक्टर उसमें आया, कुछ कैरेक्टर मम्मी का आया, कुछ कैरेक्टर दादाजी का उनके पापा में आया, दादी जी का उनके पापा में आया, फिर वहां से वहां आया। यानी कि जो बच्चे हैं, और बच्चे को जान जाइए आप, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड जो बच्चे होते हैं, जो प्रोजेनी होते हैं, यानी कि जो नए जनरेशन के बच्चे होते हैं, यानी कि जो मतलब क्रॉस करके जो बनते हैं फ्रेशली, ठीक है, यानी कि जन्म लेते हैं, उनको प्रोजेनी बोलते हैं। और प्रोजेनी अगर सेक्सुअली प्रोड्यूस है तो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और अगर एसेक्सुअली प्रोड्यूस है तो उसको क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। अगर ऑफस्प्रिंग में कुछ सिमिलरिटी अगर है अपने पेरेंट्स का, यानी पेरेंटल जनरेशन का, मां का या बाप का, दोनों पेरेंट्स में किसी का भी, मदर का या फादर का, अगर कुछ कैरेक्टर आता है, उसी कैरेक्टर का आना और पेरेंट से सिमिलर होना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी का मतलब सिमिलरिटीज इन ऑफस्प्रिंग टू देयर पेरेंट्स। ओके, यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच जो सिमिलरिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। बट कुछ बच्चे ना अपने मम्मी से मिलते हैं, ना अपने पापा से मिलते हैं, दोनों से वेरी करते हैं, ठीक है, मतलब ना कलर में, ना साइज में, ना रंग रूप में, ना मतलब एक्सप्रेशन में नहीं मिलते। तो कहते हैं इसका मतलब है कि मम्मी पापा का कैरेक्टर उसमें आया तो है, जीन उसमें आया तो है, बट वो जीन रिसेसिव हो गया, और जिनसे मिलता है उनका जीन उसमें क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। इसका मतलब वो थोड़ा वेरी कर रहा है अपने माँ बाप से, यानी पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो बच्चों में पूरा का पूरा नहीं आया, डिफरेंट कैरेक्टर आया। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके, यानी कि सिमिलरिटीज इज नोन एज हेरिडिटी एंड डिफरेंसेस इज नोन एज वेरिएशन, एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोलेगा या क्लासिकल जेनेटिक्स बोलेगा, दोनों का डिफिनेशन सेम है। कोई पूछे व्हाट इज जेनेटिक्स, तो आज के बाद बोलेंगे जेनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about heredity and variation. What is classical genetics? Same definition. But कोई पूछ दे what is modern genetics, तब बोलेंगे genetics is the most important branch of fundamental branch of biology in which we study about gene and its related all activities. Gene और उससे रिलेटेड सारे एक्टिविटी का स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर?
तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होगा, यानी कि जब भी हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम क्लासिकल जेनेटिक्स, तब पढ़ेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर है? तो क्लासिकल जेनेटिक्स जो ही हम नाम लेते हैं तो एक साइंटिस्ट का पूरी की पूरी उसकी मतलब रूप रंग हमारे सामने आ जाती है, अगर हमने उनको देखा हुआ है तो। आपके बुक में एक बहुत ही मतलब बहुत बड़े विजन वाले एक साइंटिस्ट का फोटो, एक्चुअली वो साइंटिस्ट थे नहीं, ठीक है, उनका नाम था मेंडल, जॉन ग्रीगर मेंडल या ग्रीगर जॉन मेंडल, जो बोलिए आगे पीछे लगा के, मेंडल साहब। वो मेंडल साहब एक्चुअली में मतलब साइंटिस्ट नहीं थे बॉटनी के, साइंटिस्ट नहीं थे जूलॉजी के, वो क्या थे मालूम है? वो मैथमेटिशियन थे, वो एस्थेटिक्स के ज्ञाता थे, ठीक है। एस्थेटिक्स एक ब्रांच होता है, उसका हिंदी आप लोग जानते होंगे सांख्यिकी, यानी नंबर का खेल है, नंबर का खेल है। तो वो एक्चुअली में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसमें नंबर डाटा को सेव कर करके रखते जाते थे। उनका नाम था मेंडल, ठीक है। तो मेंडल साहब को ही बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स का भी फादर पूछेगा तो मेंडल, और अगर क्लासिकल जेनेटिक्स का फादर पूछेगा तब भी मेंडल, लेकिन अगर मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर पूछेगा तो मेंडल नहीं बोलेंगे। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बोलेंगे बैटेसन, BATESON। याद रखने के लिए आराम से याद कीजिएगा, बेटे और बेटे का इंग्लिश सन, बैटेसन, ठीक है, BATESON, बैटेसन। यानी कि बैटसन जो है ये मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है। और आपको आश्चर्य लगेगा, मॉडर्न जेनेटिक्स टर्म भी बैटसन ने ही दिया है, यानी कि बैटसन साहब ने ही मॉडर्न जेनेटिक्स को अलग ब्रांच के रूप में बनाया, क्लासिकल जेनेटिक्स से अलग करके। उन्होंने बोला कि नहीं, मॉडर्न जेनेटिक्स में हम सिर्फ जीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जीन क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा है। कोई पूछेगा व्हाट इज जीन, कहिएगा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कोई पूछेगा जीन होता कहां पे है? क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसमें होता है? सारे यूकैरियोटिक सेल में। तो ऐसे जवाब देना है, यानी कि सारे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पूरा फुल्ली डेवलप होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम पे जीन लगे होते हैं। और जीन क्या करता है? कैरेक्टर को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। यानी कि हमारे माँ बाप से, हमारे पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम आता है, याद रखिएगा, आपने पढ़ा है 23 क्रोमोसोम कहां से आता है? मदर के ओवम से। और 23 क्रोमोसोम कहां आता है? फादर के स्पर्म से। यानी 23 क्रोमोसोम जो ओवम में होता है उसके ऊपर जो जीन होता है वो मदर से आता है, और 23 क्रोमोसोम जो फादर से आता है उसके ऊपर जो जीन आता है, वो जीन होता है, वो आता है फादर से। और दोनों मिलके जायगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। यानी 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम मदर का, 23 क्रोमोसोम फादर का, 23 क्रोमोसोम का जीन मदर से, 23 क्रोमोसोम का जीन फादर से। क्लियर है? तो इसीलिए वो कैरेक्टर आता है मदर और फादर का। क्लियर है? क्योंकि जीन का मतलब कैरेक्टर, यानी जीन रिप्रेजेंट इट्स कैरेक्टर। आप बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर में आपको प्रूव भी करेंगे कि वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। क्लियर है? वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। कभी कभी ऐसा भी देखेंगे एक्सेप्शन कि बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर, और कभी ऐसा भी देखेंगे कि एक जीन मेनी कैरेक्टर। वो सब भी है पढ़ना जेनेटिक्स में, बट वो आगे पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग दो चीजों को अभी पढ़ के तब आगे बढ़ेंगे, तब जाएंगे क्लासिकल जेनेटिक्स, तब जाएंगे मेंडल साहब के सामने, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट जो पढ़ना है उसमें एक क्वेश्चन तो यही आपके मन में आता होगा, ठीक है, कि ये जो जीन है कैसे कोई कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता है। तो देखिए आज आपको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक थ्योरी है वन जीन, ठीक है, वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर। ये थ्योरी है वन जीन वन कैरेक्टर, ठीक है। देखिए मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। वन जीन वन कैरेक्टर, ठीक है। अब आप देखिए, अभी जस्ट आपने सीखा है व्हाट इज जीन। कोई पूछेगा व्हाट इज जीन, तो आप क्या बोलिएगा? जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो चलिए
ये जीन क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और आप जानते हैं कि डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए, ठीक है। यानी कि ओल्ड डीएनए से क्या बनता है? न्यू डीएनए। इस घटना को क्या बोलते हैं? ठीक है, डीएनए से डीएनए अगर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकते हो? यानी कि डीएनए से डीएनए बनते हैं उस घटना को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्लियर? अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? इस नए डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से बनेगा आरएनए। इस घटना को भी एक नाम देते हैं, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये आपके लिए नया होगा, ऐसे टेंथ में जानना चाहिए, लेकिन अगर आपके रिस्पेक्टेड टीचर नहीं बताए होंगे तो यहाँ पे सीखिए। डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं मालूम? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और कहता है कि इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, यानी प्रोटीन बन गया। और आपने पढ़ा है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन क्या करता है? वो एंजाइम बनाता है। बट इस घटना को कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। लेकिन एंजाइम किससे बनता है? प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन से एंजाइम बनता है। और एंजाइम क्या करता है? आपने पढ़ा है बिना एंजाइम का कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है, यानी एंजाइम ही मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो बताइए एंजाइम क्या करवाएगा? मेटाबॉलिज्म करवाएगा। क्या करवाएगा? मेटाबॉलिज्म। मान लीजिए मेटाबॉलिज्म हुआ, एक मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल ले रहे हैं। एक पिगमेंट होता है आपके बॉडी में, उसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है? टायरोसिन। और इससे बनता क्या है? मेलानिन। क्या बनता है? मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट है, और ये टायरोसिन जो है ये एमिनो एसिड है। ये क्या है? एमिनो एसिड। और ये क्या है? पिगमेंट, ठीक है। तो देखिए टायरोसिन को, ठीक है, टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, ठीक है। एंजाइम चाहिए, ठीक है, ये एंजाइम चाहिए। तो कहता है तभी ये मेटाबॉलिज्म होगा। ये मेटाबॉलिज्म है, ये प्रोसेस है, ये रिएक्शन है कि टायरोसिन से क्या बन? मेलानिन। बट इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम। वो एंजाइम मान लिए कि ये है, ठीक है। तो ये एंजाइम अगर होगा तभी ये मेटाबॉलिज्म होगा। टायरोसिन से क्या बनेगा? मेलानिन। और मेलानिन जब बॉडी में बन जाएगा, मान लीजिए एंजाइम है और मेलानिन बन गया, तो मेलानिन बनेगा तो आपके बॉडी का कलर गोरा नहीं होगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा क्या होगा? काला होगा। काला होने का मतलब ब्लैक। ये ब्लैक होना ये क्या है? कैरेक्टर है। यानी कि मेलानिन से एक कैरेक्टर डेवलप होगा। कैरेक्टर डेवलप होगा, कौन सा कैरेक्टर? कलर का। कौन सा कलर? ब्लैक। अब बताइए ये ब्लैक क्या हो गया? ये कैरेक्टर हो गया। तो प्रूफ हो गया कि एक जीन क्या करता है? एक कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कैसे प्रूफ हुआ? वन जीन वन कैरेक्टर, यानी क्या बोलेंगे? जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए से क्या बना? नया डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या बना? आरएनए। प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन से क्या बना? एंजाइम। एंजाइम कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकता है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। इवन आपका डाइजेशन भी सारा कौन करता है? एंजाइम ही तो करता है। तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम कर सकता है। और एंजाइम के द्वारा किए हुए मेटाबॉलिक रिएक्शन से अगर कोई प्रोडक्ट बनता है और उससे कोई कैरेक्टर डेवलप होता है, तो हम कह सकते हैं वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। क्लियर है पॉइंट? दिस इज प्रूफ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। यानी बोल सकते हैं कि एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर। ये चीज आपको बताना था, यानी कि ये प्रूफ हो गया आपका। इसके साथ ही एक थ्योरी और बताएंगे, फिर चलेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स में, वहां से शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत में ये बताना जरूरी है। अब आइए दूसरा जो थ्योरी है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब, जो इनहेरिटेंस वर्ड है
ये भी आपको सुनने को मिलेगा हेरिडिटी के साथ साथ। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आप में आया, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों सेम टर्म है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, हेरिडिटी इज द इफेक्ट। ठीक है, यानी प्रोसेस जो आया जीन का आना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर आया यानी कि सिमिलर हो गया कौन? ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से। दिस सिमिलरिटीज इज नोन एज हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी इज द प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस। क्लियर? यानी कि इनहेरिटेंस का मीनिंग आप जान गए। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्लियर है पॉइंट? और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का इफेक्ट क्या हुआ? इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण हुआ सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या हुआ? सिमिलरिटीज। ये सिमिलरिटीज जो है ये क्या हुआ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के कारण क्या हुआ? सिमिलरिटीज, और सिमिलरिटीज को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, मान लीजिए आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, आसियाना आंगन कंफर्ट आपके सोसाइटी का नाम है। यहां पे बस लगती है किसी स्कूल की, कोई भी स्कूल आप ले लीजिए। ठीक है, तो सोसाइटी के बस स्टैंड के पास या गेट पे एक बस लगती है, और वो बस से आप वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, कोई भी स्कूल आप जाते हैं, सपोज आप राठ इंटरनेशनल स्कूल जाते हैं, आपके पास में है, तो बस ये आसियाना का जो गेट है उसको आप मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, और जो राठ स्कूल का गेट है उसको मान लीजिए सेकेंड जनरेशन। क्लियर है? उसको क्या मान लीजिए? सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो कहता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। मान लीजिए कि ये फर्स्ट जनरेशन, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी। ठीक है, वो आपका है सेकेंड जनरेशन। तो यहां से आप मेडिकल कोचिंग करने आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी जा रहे हैं, या यहां से आप 12th की पढ़ाई करने, 10th की पढ़ाई करने, 11th की पढ़ाई करने, 9th की पढ़ाई करने राठ इंटरनेशनल स्कूल जा रहे हैं। है क्या? सो देखिए, दिस आसियाना अंगन कंफर्ट बस स्टैंड इज फर्स्ट जनरेशन, दैट स्कूल और दैट कोचिंग इज द सेकेंड जनरेशन। क्लियर है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है, लगी हुई है कौन? बस। बस इज द क्रोमोसोम, बस इज द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाएगा, और बस के अंदर जो सीट है उस सीट को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। और उस लोकस पे रहता है कौन? हम, आप, यानी कि स्टूडेंट। वो स्टूडेंट इज इक्वल टू जीन, स्टूडेंट इज इक्वल टू जीन, यानी कि जीन यानी स्टूडेंट बस में बैठा हुआ है, बस में उसकी सीट फिक्स है, दैट सीट इज नोन एज लोकस। यानी जीन जिस सीट पे बैठा रहता है क्रोमोसोम के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? लोकस। यानी कि क्रोमोसोम इज इक्वल टू बसेस, जीन इज इक्वल टू पैसेंजर। ठीक है, एंड सीट ऑफ बस इज इक्वल टू लोकस। और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, आपके गेट से वहां जा रहा है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आप कह सकते हैं, इसको आप ऐसे लीजिए, डिफिनेशन लीजिए, क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ जीन व्हिच ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर है? यानी कि क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ जीन, क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ जीन। क्रोमोसोम जीन की सवारी गाड़ी है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उस जीन को पहुंचाती है। यानी क्रोमोसोम अगर नहीं होता तो क्या हमारे पेरेंट्स का जीन हमारे में आता? नहीं आता। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम ही हमारे पेरेंट्स का जीन हमारे में लाता है। तो क्रोमोसोम क्या हो गया? सवारी गाड़ी हो गया। हमारे पेरेंट्स क्या हो गए? एक जनरेशन, हम क्या हो गए? दूसरे जनरेशन। ठीक है, और किसके द्वारा लाया? जीन के द्वारा। यानी जीन किसको कैरी करता है? कैरेक्टर को।
इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, एक का नाम है सटर्न, एक का नाम है बोवेरी। क्या नाम है? बोवेरी। इसमें क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स आर vehicle of gene, ठीक है, which carry character from one generation to another generation। इसमें हमने क्या बोला? क्रोमोसोम इज इक्वल टू, जो एग्जांपल लिए, बसेस, ठीक है, सीट, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये सर आप बोल सकते हैं, यानी कि पैसेंजर क्या हो गया? कैरेक्टर, ठीक है। लोकस, ठीक है, लोकस क्या हो गया? सीट, ठीक है। और एक स्कूल दूसरा स्कूल क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट हो गया, क्लियर है? यानी कि एक थ्योरी ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और एक हो गया वन जीन वन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको हो गया। अब हम लोग चलते हैं भरवली, ज्यादा नहीं, अब हम लोग मेंडल के बायोग्राफी को पढ़ लेंगे। यानी कि अब हम लोग चलते हैं किसके पास? ये था कॉमन चीज, मॉडर्न जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में कॉमन व्यू ये था, इसको पढ़ना जरूरी था। यानी कि हम लोग क्या कर लिया आज की क्लास में? अभी तक जेनेटिक्स का डिफिनेशन जाने, मॉडर्न जेनेटिक्स का डिफिनेशन जाने, क्लासिकल जेनेटिक्स का डिफिनेशन जाने, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर जाने बैटसन, मॉडर्न जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? बैटसन। क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। अब हम लोग चलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स को, और ये दोनों थ्योरी हम लोग देखे, डिटेल में देख लिए, समझ के देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के जो फादर है मेंडल के पास चलते हैं, उनका सिर्फ बायोग्राफी आज पढ़ेंगे। तो कहता है ये जो मेंडल साहब है, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। उस समय का वो था चेकोस्लोवाकिया, जिसको आज की डेट में आप बोलते हैं चेक रिपब्लिक, ठीक है। ये जो आप देखते हैं कि आपके इंडिया में 5-6 जो मिस वर्ल्ड बनी है, जो लेटेस्ट मानुषी छिल्लर है, आप लोग जिसकी तैयारी करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल प्रोफेशन से ही है मानुषी छिल्लर, डॉक्टर मानुषी छिल्लर आप बोल सकते हैं। तो इंडिया में जो अभी तक जो 6 आपको मिस वर्ल्ड हुई है, उसमें लेटेस्ट है डॉक्टर मानुषी छिल्लर, और सबसे पहली जो थी वो भी थी डॉक्टर रीता फारिया, ओके। और लेटेस्ट भी जो है डॉक्टर मानुषी छिल्लर, ओके। तो ये जो मिस वर्ल्ड है, अधिकांश मिस वर्ल्ड ज्यादातर चेक रिपब्लिक के ही होते हैं। इसके कारण भी आप चेक रिपब्लिक को याद रखिए। और मेंडल साहब का जन्म स्थान था, उनका जन्म स्थान जो है, ये जन्मदिन जो है वो है 22 जुलाई 1822, 1822, ठीक है। 18 जुलाई, ये 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो उस समय का था चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, आज का चेक रिपब्लिक ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया, ठीक है। यानी कि उस समय का ऑस्ट्रिया या चेकोस्लोवाकिया, उसको अब बोलते हैं चेक रिपब्लिक, ओके, चेक गणराज्य। अब देखिए आप क्या है, कहता है मेंडल साहब 1856 में एक्सपेरिमेंट शुरू किए, किस पे? गार्डन पी पे, ठीक है। गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम, मटर का पौधा, उनका फेवरेट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। कब किए थे? 1856 में। जन्म हुआ था 1822 में, ठीक है, 22 जुलाई 1822, और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए 1856 में। 7 साल लगातार उससे उलझे रहे, यानी 7 साल लंबा उनका क्या चला? एक्सपेरिमेंट
सोचिए, एक्सपेरिमेंट किस चीज का था? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। उसमें वो मटर के डिफरेंट कैरेक्टर को आपस में मिला के क्या करते थे? क्रॉस करवाते थे। एक कैरेक्टर का मेल प्लांट, दूसरे कैरेक्टर का फीमेल प्लांट, दोनों को लिए क्रॉस करवा के देख रहे थे और 7 साल तक वो लगे रहे। 90% जो साइंटिस्ट होते हैं या इस ढंग के जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट होते हैं वो एकदम बिल्कुल पागलपन की सीमा से आगे चले जाते हैं, तभी उनको सफलता मिलती है। तो जीवन में अगर लोग आपको कभी पागल कहे पढ़ते पढ़ते, तो आप कहिए कि पागल आदमी ही दुनिया को बदलता है। जैसे मेंडल साहब ने बदला, जैसे आइंस्टीन ने बदला, ठीक है, जैसे न्यूटन साहब ने बदला। इन सबको लोग पहले पागल ही बोलता था कि पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये जानिए कि पागलपन किसी भी चीज में, किसी भी ब्रांच में अगर पागलपन के हद तक जाइएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। जब तक लोग आपको पागल ना बोल दे, ठीक है, तब तक आप सफलता का चेहरा नहीं देख सकते, ठीक है। तो वही बात था मेंडल में। मेंडल साहब 7 साल तक हाइब्रिडाइजेशन के पागलपन में उलझे रहे, फिर उनको सफलता मिली। लेकिन सुनिए उनकी कहानी। कहता है कि 7 साल यानी कि 56 में शुरू हुआ। 7 ईयर कब पूरा होता है? 63 में। 56 में शुरू हुआ, 63 में एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। 64 में उन्होंने आनंद फानंद में पेपर पब्लिश किया, ठीक है, पेपर मतलब ये पेपर तैयार किया। 65 में पेपर पब्लिश हो गया, ठीक है। कोई उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो 1884 में मर गए बेचारे। कोई ध्यान नहीं दिया। साइंटिफिक ग्रुप के जितने साइंटिस्ट थे सब उनके कोई काम पे ध्यान ही नहीं दिया। और कहा जाता है कि किसी की वैल्यू अगर देखनी हो तो मरने के बाद पता चलता है उसकी वैल्यू। लगभग मतलब वो मरे कब? 84 में जाके। 16 साल बाद, कितने साल बाद? 16 साल बाद। 16 साल बाद एक साइंटिस्ट आया। उस 3 साइंटिस्ट आए, 3 यंग इमिनेंट साइंटिस्ट, बिल्कुल यंग। उनको था कि मेंडल साहब कुछ करते थे 7 साल तक, जरा देखिए क्या किए। तो उनके मतलब फाइल को निकाला गया, उनके रिजल्ट को निकाला गया, उनके बायोग्राफी को देखा गया, फिर उनके एक्सपेरिमेंटल रूम में जाया गया, लैब में। वहां पे देखा गया कि भाई कुछ पेपर थे। उस पेपर में जो सारी बातें थी वो जब दुनिया के सामने निकल के आया तो मेंडल के लॉ के नाम से वो जाना जाने लगा, मेंडेलियन थ्योरी। और वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। वो 3 साइंटिस्ट, मैं 3 साइंटिस्ट का नाम बताता हूं। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इस तीनों साइंटिस्ट के कंट्री का नाम आपको बताना है, या मुझे आप मैसेज करके बताएंगे, ठीक है, पर्सनल नंबर पे, जिनके पास नंबर है, कि हाँ इस साइंटिस्ट का कंट्री का नाम क्या था। एक था कॉरिन्स, ठीक है, दूसरा था ह्यूगो डिफ्राइस और तीसरा था टीसर मैक। टीसर मैक ऑफ विच कंट्री? टीसर मैक ऑफ विच कंट्री? ठीक है, ह्यूगो डिफ्राइस ऑफ विच कंट्री एंड कॉरिन्स ऑफ विच कंट्री? ये 3 साइंटिस्ट को बोलते हैं नियो मेंडेलियन। नियो मेंडेलियन मतलब मेंडल के रिजल्टेंट को, मेंडल के लॉ को, मेंडल के थ्योरी को दुनिया के सामने लाने वाला, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नियो मेंडेलियन, या इनको बोलते हैं रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन थ्योरी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं इस पूरे टॉपिक को। यानी मेंडल के बायोग्राफी में क्या बोलिएगा? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रुन में इनका जन्म हुआ था, जो चेक रिपब्लिक में आता है। और कहता है 22 जुलाई 1822 को। एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड 1856, experiment continue 7 year, experiment finish 1863, paper prepared 1864, paper published 1865, death of Mendel 1884, ठीक है। और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन थ्योरी 1900 by 3 eminent scientists, ठीक है, कॉरिन्स, ह्यूगो डिफ्राइस एंड टीसर मैक। किस कंट्री बिलोंग करता है आपको बताना है आज ही वीडियो देखने के बाद। यहां तक आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में मैं यहां तक का लेक्चर दे रहा हूं। और याद रखिएगा उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम का मतलब मटर का पौधा, ठीक है, गार्डन पी। तो गार्डन पी को ही इन्होंने क्यों चुना?
इसके 5 रीजन आपको पढ़ के रखने हैं। कल के वीडियो में यहीं से शुरुआत होगा। व्हाई मेंडल चूज ओनली पाइसम सेटाइफम फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क। आप लोग जवाब जो देंगे, हल्का हल्का मुझे एहसास हो रहा है, सबसे पहले जवाब लोग देता है बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, जहां तहां मिलता है। ये सब कोई उसका रीजन नहीं है। आप सॉलिड 5 रीजन ढूंढ के कल अपने दिमाग रखिएगा। सेकेंड वीडियो लेक्चर उसी पे होगा। फिर आएगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसी को बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। 4 थ्योरी बताएंगे, बट लॉ 3 ही बन पाए। लॉ और थ्योरी में अंतर है। ये भी क्वेश्चन का जवाब आपको कल देना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरीज। ठीक है, और थोड़ा और पढ़ना होगा तो हाइपोथेसिस पढ़ लीजिए। कहीं पे लिखा देखिएगा हाइपोथेसिस, कहीं पे लिखा देखिएगा थ्योरी, कहीं पे लिखा देखिएगा लॉ। तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में, वो आपको इसी वीडियो लेक्चर में बता देता हूं, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। मैंने पहले सोचा कि मैं सेकेंड वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को डालेंगे, लेकिन आज अगर ये बता दें आंसर तो ये पार्ट पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी वीडियो लेक्चर में आपको इसका आंसर बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। कहता क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाई मेंडल चूज पाइसम सेटाइवम प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क। इसका रीजन है, पहला रीजन पाइसम सेटाइवम और पी प्लांट या मटर का प्लांट, ये जो है ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल। ये एक ही सीजन में ये फ्लावरिंग भी करता है, फ्रूटिंग भी करता है, और मतलब सीड प्रोड्यूस करके खत्म भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल अगर शॉर्टेस्ट है तो इस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, सुनिएगा। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि इसमें फ्लावर ऐसा होता है जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट दोनों है। ठीक है, मेल पार्ट भी, फीमेल पार्ट दोनों है। ठीक है, तो कहता है इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, लेकिन हम इजिली इसको यूनिसेक्सुअल बना सकते हैं। हम इसको इजिली यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना सकते हैं। कैसे? ठीक है, आप लोग भी कोई बताएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे बनाया जाता है बाइसेक्सुअल को? आप उसके मेल पार्ट को काट के हटा दीजिए, मेल पार्ट को काट के हटा दीजिए। ठीक है, तो मेल पार्ट को काट के हटाइएगा। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, एंड्रोसियम सब मिला के बोलते हैं। स्टामेन उसका यूनिट होता है, और स्टामेन के अंदर होता है एंथर, जिसमें क्या बनता है, पोलन ग्रेन। तो चाहे आप बोलिए कि एंड्रोसियम हटा दिए तब भी चलेगा, चाहे आप बोले कि स्टामेन उसके यूनिट को काट के हटा दिए तब भी चलेगा, या एंथर को भी सिर्फ काट दिए तब भी चलेगा। ठीक है, अब आप फ्लावर क्या बन गया, यूनिसेक्सुअल। यानी कि अब उस फ्लावर में क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, यानी सिर्फ गायनेसियम है, यानी सिर्फ कार्पेल है। अब जिससे मर्जी उसको लाके किसी और फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लाके उस पर रख दीजिए, पॉलिनेशन होगा। लेकिन ये पॉलिनेशन कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि अब अपने फ्लावर का तो आपने क्या किया, मेल पार्ट हटा दिया, अब दूसरे फ्लावर के, ठीक है, पॉलन ग्रेन को लाके उस पर डाल रहे हैं मनमाना ढंग से। जो फ्लावर आपको बेस्ट दिख रहा है उसका पॉलन ग्रेन लाके डाल रहे हैं। देख रहे हैं कैसा प्रोजेनी आया। फिर उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन लाके देख रहे हैं कुछ समय बाद किसी दूसरे फ्लावर में, फिर उसका देख रहे हैं। जो वैरायटी आपको सबसे अच्छा लग रहा है वो वैरायटी बना रहे हैं, यानी अपने मन मुताबिक पॉलिनेशन करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर को आपने क्या कर दिया, यूनिसेक्सुअल। बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, जब हम बोलते हैं कि मेल पार्ट को काट के हटा दिया जाए, तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनको दिमाग में आता है, अरे बाप रे मेल पार्ट को क्यों काटेगा, उनकी फीलिंग बाहर आ जाती है। तो कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सर फीमेल पार्ट को काटेंगे तो फीमेल पार्ट को क्यों नहीं काट सकते? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने में फीमेल पार्ट को भी तो हटा सकते हैं। अरे भाई, जब मेल पार्ट को हटाएंगे तो वहां फीमेल पार्ट बचेगा, तो किसी से भी पॉलिनेशन करवाएंगे,
और जब उसमें फीमेल पार्ट को हटा देंगे तो मेल पार्ट बचेगा। मेल पार्ट अकेले बैठ के झुंझुना बजाएगा? नहीं बजाएगा। मेल पार्ट में क्या होना है? मेल पार्ट अकेले तो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए मेल पार्ट को काट के हटाया जाता है और फीमेल पार्ट में दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लाके क्या करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ये एक रीजन है, यानी कि मटर के पौधे में नेचुरली क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेचुरली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, बट इजिली उसके एंथर को काट के उसको क्या कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना सकते हैं और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है, वीडियो खत्म होते होते अगर आपको जवाब देना है दे दीजिए। एंथर को काट के हटाना, किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को काट के हटाना या मेल पार्ट को काट के हटाना, प्रोसेस का नाम क्या होता है? ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या होता है? ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, अभी आप सोचिए 2 मिनट। यानी कि मेल पार्ट का काट के हटाना, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके फीमेल पार्ट को ढक के रख देते हैं कि जब मौका आएगा, जब हमारा मन होगा तो किसी वांटेड पॉलन ग्रेन को लाएंगे, उसको ढक के भी रखते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं कि जिससे मर्जी उससे पॉलिनेशन करवाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दोनों 2 प्रोसेस है, एंथर का काट के हटाना और फीमेल पार्ट को ढक के रख देना, दोनों 2 प्रोसेस है। अगर आता हो तो बता दीजिए। अब आइए लास्ट पॉइंट, मेंडल चूज किया पायसम सेटाइवम को, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है, कि मेंडल ने वहां पे 7 डिफरेंट ढंग का कैरेक्टर देखा। एक ही प्लांट पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, सो देखिए। लेंथ, अगर हमने लेंथ लिया तो उसके 2 रूप हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ। हमने लिया शेप ऑफ सीड, एक राउंड एक रिंकल्ड। ठीक है, हमने लिया फ्लावर का कलर, येलो ग्रीन, वायलेट व्हाइट। हमने लिया सीड का कलर, येलो ग्रीन। हमने लिया पॉड का कलर, ग्रीन येलो। सबके 2 कंट्रास्टिंग आंसर होते। ऐसे कितने कैरेक्टर थे? 7, जो किस में पाए जाते थे? मटर के पौधे में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि मटर के पौधे में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ पाए जाते थे। क्लियर है? एक्चुअल बात बताऊं तो मेंडल साहब ने पहले 34 कैरेक्टर को चूज किया, फिर 22 कैरेक्टर पे आए, फिर घटते घटते 7 कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये है उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको मैंने बता दिया। अगले दिन एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक का नाम बताते हैं। मेंडल के 7 कैरेक्टर को रटने का ट्रिक मैं बताता हूं। ठीक है, 3 बार लिखना है एस, 2 बार लिखना है पी, 2 बार लिखना है एफ। 3 बार एस स्टेम लेंथ, सीड कलर, सीड शेप। 2 बार पी पॉड कलर, पॉड शेप। 2 बार एफ फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। सब आ जाएगा आपको, डोमिनेंट रिसेसिव बताएंगे सब। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर। ठीक है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, व्हाट इज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड देयर dominant and recessive form of each character. Thank you so much.